जो भी स्टूडेंट है तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास का बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो मैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सेट्स लेकर के आऊँगा प्रतिदिन, और अब टॉपिक वाइज लेकर के आऊँगा, टॉपिक वाइज, ठीक है। और जब टॉपिक वाइज हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको एक बार फुल मतलब सेट लेकर के आऊँगा जिसमें सारा चैप्टर मौजूद रहेगा। रियल नंबर के बारे में हम लोग को ऑब्जेक्टिव्स जानने हैं, और इनमें से मैं बता दूं कि इनमें से भी जो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव आते हैं बहुत ही ज़्यादा आते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये हमारा वास्तविक संख्या। और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से इसका सोल्यूशन करवाऊँगा, है ना। बस अब बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं की संख्याएं हैं। मतलब सवाल का कहने का मतलब है कि 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पास अगर विषम संख्या है तो अगर यहाँ पास अगर सम संख्या भी होती ना तो उसका भी आंसर सेम होगा। बताइए कैसे? तो देखिए मैं बताता हूँ। 0 और 50 के बीच बोला है ना, तो आप क्या कीजिए, 0 और 50 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड लगा दीजिए। 2 से क्या लगा दीजिए, डिवाइड। जब 50 में जब 0 जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, 50 ही आएगा। और 50 में जब 2 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। क्या आएगा, 25। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मतलब 25 को सम संख्या और 25 को विषम संख्या होगा, है ना। आई होप आप तो समझ में आ गया था। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर सम भी अगर होता तो भी क्या होगा, 25 ही इसका आंसर जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या है। तो करना क्या है आपको, मैं आपको यहाँ पास बिना मतलब आपको बहुत सारे सवाल करवाने हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जब 5, 15 और 20 का जब लसा निकालिएगा तो आएगा 60। क्या आएगा, 60 आएगा। और बोल दिया है कि लसा और मसा का अनुपात बोल दिया, अनुपात का मतलब बटा कर दीजिए। और बोल दिया लसा तो 60 आ जाएगा, आप इसको निकाल दीजिएगा, 5, 15, 20 का लसा 60 आ जाएगा। और उसके बाद बोलता है मसा, तो जब इसका मसा आप निकालिएगा 5, 15 और 20 का, तो मसा आपका आएगा 5। क्या आएगा, 5। जब इस 5 से डिवाइड कीजिएगा 60 में तो आएगा कितना, 12 आएगा। क्या आएगा, 12। यानी कि 12 ऊपर आएगा और नीचे कुछ नहीं बचा तो 1। इसका मतलब कि 12 है तो 12 बट्टा जब हट जाएगा तो अनुपात में आंसर पूछता ना, तो अनुपात और नीचे 1 है तो 1। इसका मतलब 12:1 आंसर होगा। क्या होगा, 12:1। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सही। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है निम्न में कौन अप्रिमेय संख्या नहीं है। देखिए √10 के बारे में बात कीजिए। √10 कौन सी संख्या है, तो आप बोलिएगा अप्रिमेय संख्या है। तो हमको अप्रिमेय संख्या नहीं पहचानना, हमको पहचानना है कि कौन अप्रिमेय नहीं है। तो √24 क्या है, कौन सी संख्या है, तो ये अप्रिमेय संख्या है। अच्छा √35 कौन सी संख्या है, तो ये भी अप्रिमेय संख्या है। लेकिन डी ऑप्शन जो देखा जाए तो लिखा हुआ √121। तो आप सभी जानते होंगे कि 121 का वर्गमूल 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। तो ये यही हमारा राइट आंसर है। इसका मतलब ये हमारा अप्रिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन क्या सही होगा, डी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कि चौथा नंबर सवाल जो हमारा स्क्रीन पर देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि दो संख्याएं ए और 18। हमारे पास दो संख्या कौन सी है, तो ए और 18 का लसा 36 है और 2 है। तो कहता है ए का मान ज्ञात कीजिए। अब जब आप पढ़े होंगे वास्तविक संख्या चैप्टर में, तो आप ये जरूर पढ़े होंगे कि एक फार्मूला दो संख्याओं का, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुने क्या होता है, लसा होता है। क्या होता है, मासा गुने लसा। ये आप जरूर पढ़े होंगे। तो बताइए आप कि दो संख्या कौन कौन सी है, तो ए और 18। कितना है, ए और 18। तो इन दोनों को आप गुना कर दीजिए, ए गुने 18। उसके बाद अभी बोले फार्मूला में दो संख्या गुणनफल, तो दोनों गुना कर दिए। उसके बाद मासा गुने लसा। तो चलिए लसा गुने मासा यानी 36 गुने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि लसा और मासा 36 और 2 है, इसको गुना किया। जब 18 से 36 कट जाएगा 2 बार में, कई बार में कटेगा, 2 बार में। यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना के क्या हो जाएगा, ये 2 गुना के 4 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा, सी। चलिए बहुत अच्छी तरीक़ा से होगा। अब बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। बस चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे सवाल कहता है कि देखिए कहता है अगला सवाल कहता है यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, तो कहता है उनका मासा क्या है।
आपको बस सिंपल सी तो है, बस थोड़ी सी क्या करना होगा आपको, देखिए ध्यान दीजिएगा। पी और क्यू का मासा ज्ञात करना है। देखिए पी दिया हुआ है और उसके बाद क्यू दिया हुआ है। तो देखिए आप जब मासा ज्ञात करते होंगे, मासा या लसा, तो आप गुणनखंड तोड़ते होंगे। तो जब आप पी का गुणनखंड तोड़िएगा तो 1 गुने पी होगा, क्या होगा, 1 गुने पी। उसके बाद क्यू का जब आप गुणनखंड तोड़िएगा तो इसका भी क्या होगा, 1 गुने क्यू होगा। अब जरा देखिए मासा का आता निकालने के लिए, तो मासा का परिभाषा क्या होता है कि जो दोनों मिले वो मासा कहलाता है। तो देखिए दोनों में मिल रहा है कौन, 1 मिल रहा है ना, पी और क्यू तो नहीं मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है। इसका मतलब मासा बराबर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर मासा बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में जो सभी मिलता है वो मासा कहलाता है। तो सभी में क्या मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, इसलिए जवाब हमारा क्या हो जाएगा, 1 आंसर। बस सिंपल सी तो है। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कहता है, सवाल नंबर 6 कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, जरा ध्यान दीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो दो होता है, और फिर सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है, देखिए 2 तो छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया, उसके बाद 3, 2 के बाद 3 आता है ना, तो 3 बताइए, ये हमको लेना है, छोटी भाज्य संख्या लेना है, अभाज्य नहीं। तब 3 तो भाज्य संख्या है ही नहीं, ये तो अभाज्य संख्या है, तो हमको अभाज्य संख्या नहीं लेना है, कौन सी लेना है, भाज्य संख्या, भाज्य। तो चलिए 3 तो नहीं होगा, है ना, तो 3 नहीं होगा तो क्या करना होगा आपको, तो छोटी अभाज्य संख्या के बारे में बताएं, 2 होता है। उसके बाद छोटी भाज्य संख्या आपको बता दे 4 होता है, कौन होता है, 4 होता है। और दोनों को क्या करना है, गुणनफल करना है। तो 2 और 4 को गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 और 4 को तो 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8। चलिए यही हमारा राइट आंसर है। चलिए उसके बाद ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बस आप इस तरह से वीडियो में बने रहें, आपको सभी चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो जाएंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको अभाज्य संख्या मालूम रहेगा तभी बना पाएंगे। तो अभाज्य संख्या जो होती है वो जो समय से कटे, किससे कटे, समय से कटे। समय का मतलब खुद, स्वयं और एक, स्वयं और एक, तो जो एक और समय से कटता हो उसी को अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो बताइए 29, ऑप्शन नंबर ए जो है 29 से आप बात कीजिए कि ये 29 जो है आपका वो अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो ये 29 जो है एक से कटता है, हाँ कटता है, और समय का मतलब ये 29 है तो खुद 29 से कटेगा, तो हाँ कटेगा। इसका मतलब हमारा अभाज्य संख्या पहचानना था, तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ए सही है। जैसे ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात कीजिए, 25 का जब गुणनखंड तोड़िएगा तो 5 गुने 5 होगा। आज देखिए 25 5 से भी कट रहा है, ये 25 जो है 1 से भी कटेगा। मतलब सीधी सी बात कि ये 25 जो है 1 से कट ही रहा है, समय से भी तो कट ही रहा है, लेकिन दूसरा संख्या से भी कट रहा है, मतलब 5 से भी कट रहा है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। 16 भी उसी प्रकार से, 4 चौको 16, 16 अभाज्य संख्या नहीं है, किसी और से कट जाता है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पास देखिए लिखा हुआ है 15 लिखा हुआ है, तो 15 बताइए 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, तो दूसरा से कट रहा है ना, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन किसी से नहीं कटना चाहिए, वही अभाज्य संख्या होगा। 29 जो है वो एक से और समय से कट रहा है और किसी और से नहीं कट रहा है, इसलिए इसी को अभाज्य संख्या बोलेंगे, यानी 29 हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। लिखा हुआ है अगला सवाल कि 3:3.27 और 27 के ऊपर क्या दिया हुआ है, तो पुनरावृत्ति खंड दिया हुआ, बार दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, बार। देखिए क्या करना है आपको, 3 दशमलव दिया हुआ ना, तो कुछ नहीं, देखिए आप हमको सीधे से ट्रिक आपको बताते हैं कि जब भी आपको ऊपर बार दिया रहे या पुनरावृत्ति खंड जिसको बोलते हैं, तो पुनरावृत्ति खंड अगर दिया रहे आपके, तो बस सीधी सी इसका जवाब लिख देना परिमेय संख्या। क्या लिख देना, परिमेय संख्या। जैसे बताइए कैसे, देखिए कैसे होता है। देखिए बार वाला क्वेश्चन जो है तो है इस प्रकार से बनता है। 3 सबसे पहला नंबर की ऐसा कीजिए 3:27 है ना, तो 327 लिखिए, उसके बाद बट्टा। देखिए बोला जाता है कि बार जब हटता है, पुनरावृत्ति खंड जब हटता है तो 9 लिखाता है, तो पुनरावृत्ति खंड कितना अंक ऊपर है, तो 2 अंक ऊपर है, इसलिए 2 9। देखिए बट्टा के रूप में हो गया ना, पी बटा क्यू के रूप में हो गया ना, तो पी बटा क्यू के रूप में कौन होता है, परिमेय संख्या ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी सही होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पूर्णांक m के लिए एक सम संख्या का रूप है।
देखो इस प्रकार सवाल आपको बहुत ही ईजी तरीके से बन जाएंगे। इस सवाल को स्टूडेंट देख के आगे भाग जाते हैं। देखिए सम संख्या बोला ना, तो आपको एक सम संख्या का एग्जाम्पल उठाना है। आपको क्या करना है एग्जाम्पल, जैसे आप सम संख्या एग्जाम्पल ले सकते हो दो, दो लीजिए है ना, दो भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं, आठ भी, कितना भी ले सकते हो, पर सम संख्या लीजिए। पर मैं कहूँगा कि आप छोटी संख्या लीजिए तो अच्छा रहेगा। इस दो को आप क्या कीजिए ना कि पारापारी से ए में, बी में और सी में और डी में रख के देखना है, और रखने के बाद देखिएगा आंसर उन चारों का क्या होता है। अगर चारों का आंसर सम संख्या ही आएगा तो कह देंगे कि ये वही ऑप्शन सही होगा हमारा। जैसे ऑप्शन नंबर ए तो पहले सही नहीं होगा क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये पूर्णांक नहीं है। चलिए उसके बाद ऑप्शन बी के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन बी, जहाँ जहाँ ए में वहाँ पास देखिए, आप बोले ना अभी कि दो मान लीजिए, आप दो मान लीजिए है ना, सम संख्या है तो चार भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस एम में ऑप्शन नंबर बी में देखिए एम के पास दो रखिएगा तो दो दुना क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। चार में एक जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, पाँच। पाँच की बताइए सम संख्या होती है तो नहीं होती है, तो ये ऑप्शन बी भी गलत हो गया। चलिए ऑप्शन सी के बारे में बात करते हैं। तो दो का दो लिखिए और एम का वैल्यू मान चुके हैं हम लोग दो, तो दो रख दीजिए, दो दुना चार हो गया। देखिए सब चार जो आया क्या आया, सम संख्या है ना, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगर आप चाहो तो आप डी को भी चेक कर सकते हो। तो दो का दो रखिए एम के जगह पर, एम के जगह पर दो मान के चले ना, तो दो रखिए और -1, दो दुना चार और -1 घटेगा तो थ्री आएगा। तो थ्री बताइए सम है विषम, विषम है, सम तो है ही नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। चलिए आगे अगला सवाल कहता है कि निम्न में कौन सा संख्या जो है वो अपरिमेय नहीं है। निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है, मतलब हमको पहचानना है कि कौन अपरिमेय नहीं है। जरा आप बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, रूट 64/81। देखिए 64 का वर्गमूल क्या होता है, तो 8 होता है। उसके बाद 81 वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है। यही हमारा राइट आंसर है ना, शुरू में मिल गया। देखिए कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो कह देंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। तो क्या है, तो परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 2√3, और 2√3 क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो ये तो नहीं होगा, हमको पहचानना है कौन नहीं है। ज़्यादा नहीं चेक करेंगे है ना, आप चेक कर लीजिएगा, ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है, ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है, पर ये अपरिमेय संख्या, देखिए ये अपरिमेय संख्या इन लोग है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। चलिए ऑप्शन अगला सवाल कहता है कि मैं 15 सवाल करवाऊंगा आप सभी को, ठीक है। चलिए अगला कहता है सवाल कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। लिखा हुआ पहला 3/8 और उसके बाद 2/7। देखिए क्या करना है आपको कि मैं तरीका बताया था, जब आप सब्जेक्टिव वाला वीडियो आप देखिएगा मेरा, तो उसमें शांत और अशांत के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। देखो मैं क्या कहूँगा कि इसमें बताया गया था कि हरों का भाज्य गुणनखंड निकालिएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में हम चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 1 का हर कौन सा है, 8 है। इसका भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। ये हो गया, यानी 2 का गुणनखंड हो गया। जैसे 15 का गुणनखंड निकालिएगा आप तो 3 गुने 5 होगा, क्या होगा, 3 गुने 5। इसका मतलब ये हुआ कि हम बताए थे कि जिसका हरों का भाज्य गुणनखंड 2 या 5 आता है तो वो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए का जो भाज्य गुणनखंड जो है वो 2 आया है ना, 2, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, यही शांत होगा, है ना। लेकिन अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी, नीचे 15 है तो 15 गुणनखंड क्या होगा, 3 गुने 5, तो 3 गुने 5 का गुणनखंड देखिए 3, 5 तो है पर 3 आ गया बीच में। अगर केवल 5 अकेले रहता ना तो ये भी दशमलव, ये भी इसका शांत होता, पर 3 के वजह से ये शांत नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, अशांत। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। इसको आप चेक भी नहीं कीजिए, बस ऐसी कट कर दीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 कहता है 6/15 का दशमलव प्रसार है। तो 6/15 का दशमलव प्रसार आप जब निकालिएगा, देखिए 15 से नीचे से भागा दिया जाता है, 15 से 6 में भागा दीजिए। अगर दशमलव जो पूरा पूरी कट जाएगा तो वो शांत हो जाएगा, है ना। पूरा पूरी नहीं कटेगा तो वो अशांत कहलाएगा। जैसे यहाँ 0 बैठाइए तो यहाँ भी 0 दशमलव बैठेगा। अब 15 चौके क्या होता है, 60 होता है, 15 चौके 60, ये कट गया। देखिए पूरा पूरी कट गया ना,
पूरा पूरी देखिए यहाँ पास कट गया, इसका मतलब ये जो 6/15 है उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। लिखा हुआ है 13 नंबर सवाल में कि 4 माइनस रूट 3 क्या है। तो आप सभी को पता होगा 4 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या कहलाती है। चलिए अगला सवाल 14 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है पहचानना है, कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए 36/64 जो लिखा हुआ रूट में, तो 36 का मूल 6 होता है और 64 का मूल 8 होता है, तो 6/8 ये तो परिमेय का हो जाएगा। हमको पहचानना है कौन कौन अपरिमेय है। ये तो परिमेय हो गया, ये तो नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है और 81 का वर्गमूल 9 होता है। देखिए वर्गमूल निकल गया, तो ये अपरिमेय नहीं हुआ, ये परिमेय कहला जाएगा, तो ये भी हमारा सही नहीं होगा। उसके बाद देखा जाए ऑप्शन नंबर डी, तो 9 का तो 9 होगा, ठीक है 9 का 9 होगा, लेकिन 49 का भी वर्गमूल होता है 7। देखिए बाहर निकल गया, यानी कि बटम हो गया, ये परिमेय कहला जाएगा, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा हमारा। अब बचा ऑप्शन नंबर सी, देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, 5 का भी नहीं निकलता है, इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर है, यही हमारा परिमेय संख्या है ना। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो 1 से कटे और खुद से कट जाए। तो देखिए 6 को देखिए 6 1 से कटता है, हाँ कटता है, और खुद से भी कटेगा, लेकिन 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। और हमको अभाज्य संख्या वही होगा जो किसी और से नहीं कटता है, बस समय खुद से और 1 से। तो ये 6 तो होगा नहीं अभाज्य संख्या, ये तो दूसरा से भी कट रहा है। 9 के बारे में बात कीजिए, 9 तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये 3 3 9 3 से कट जा रहा है, दूसरा से कट जा रहा है। 15 के बारे में बात करते हैं, 15 भी 3 5 15 होते हैं, यानी 3 से 5 दूसरा से कट जा रहा है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी कहता है 11 को बताइए 1 से कटेगा और खुद से भी कटे, लेकिन 11 आप सभी पता होगा कि ये किसी और से नहीं कटता है ना। 6 दूना 12 होता है, 5 10 होता है, लेकिन 11 किसी से नहीं कटता है, एक और खुद के अलावा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। चलिए ठीक है, चलिए आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से वीडियो आपका मैं लाता रहूँगा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, है ना। इसी तरह से मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कराता रहूँगा।